नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक बेहद दुखद अ, दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे एक साथी के निधन के बाद मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को रिकवर करने का। ऑफिस के सारे लोग धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं और आपसे बड़े दिनों बाद लाइव जुड़ रहा हूं, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। आप सबका हमें संदेश आ रहा था, फ़ोन आ रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे थे। मैं किसी फ़ोन को या आपके संदेश को रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज के बाद अभी भी हम ऑफ़िस की बजाय अपने घर से हम आपसे मुख़ातिब हो रहे हैं, ऑफ़िस नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जल्द ही हम लोग नॉर्मल हो जाएँगे और हम अपने स्टूडियो से आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब ठाकरे एंड उनके तरफ से, पूरे गैंग की तरफ से एक कोशिश हो रही थी। जब हम पिछले 10-15 दिन से आपसे 10 दिनों से लगभग आपसे नहीं मुखातिब हो रहे थे, तो लगातार ठाकरे एंड गैंग अपने तरफ से कोशिश कर रहा था। कोशिश उनकी ये थी कि किसी भी प्रकार से न्याय के जो योद्धा हैं, उनको घेरा जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाए। उन्हें कहा जाए कि वो तो उनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस है। अलग-अलग तरीके से उनको फंसाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश और जो कि कुछ बिकी हुई जो मीडिया है, कुछ जो पत्रकार बंधु हैं, वो उनके बहकावे में आए। मैं आज उन मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि आपका हर बार खाली जाए। आप किसी भी सूरत में हमारे न्याय की लड़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं, ये आप कान खोल कर सुन लें। आज मैं अपने दर्शकों के सामने सीधे नीलेश ओझा जी के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें किस प्रकार से फंसाने की, किस प्रकार से दबाव बनाने की, उनके खिलाफ एक जो प्रोपेगेंडा था, एक कैंपेन था, वो चलाने की कोशिश हुई। लेकिन उन सारे प्रोपेगेंडा में, उस सारे कैंपेन को हम लोग ब्लो बाय ब्लो हम लोगों ने उसको ध्वस्त किया है और अब उनकी मुंह की खानी पड़ी है। तो हम सीधे चलते हैं अपने कानूनी योद्धा नीलेश ओझा जी के पास। बहुत-बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। हमें मालूम है कि आप भी बहुत दुःख में हैं, क्योंकि आप बहुत आंतरिक रूप से युवाइब नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और एक साथी के निधन के बाद आपको भी पीड़ा है और आप भी लगातार कह रहे थे कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे जॉइन करूँ, क्योंकि आप जिनसे बात करते थे प्रत्येक दिन, उनसे बात नहीं हो पा रही। तो ये पीड़ा तो आपको भी है, लेकिन क्या करें? सोच तो चलने का नाम है और चलता ही रहेगा, सो मस्ट गो ऑन। और इसीलिए हम लोग जीवन चलने के नाम के सहारे हम चल रहे हैं। अब नीलेश ओझा जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों जब मैं थोड़ा-सा कटा हुआ था, मेरी नज़र नहीं थी, तो क्या-क्या हुआ? अब वो आपको उस समय तो पता है कि जब क्या हुआ, 2-4 चीज़ें जान लेना ज़रूरी है यहाँ पर, कि आप एक गौर करो, एक कहावत है कि मरे हुए शेर का कोई शिकार करने का प्लानिंग नहीं करता। हुँ, जिंदा शेर के लिए प्लान बनाते रहते हैं कि ये थोड़ा-सा हार्मफुल है। हाँ, तो एक बार अन्ना हज़ारे जी का हमारा मुलाकात हुआ था, तो हुँ, अन्ना हज़ारे जी ने एक बात बहुत सही कही थी। तो वो क्या हुआ था कि हम जब ऐसा एक्सपोज़ करते थे, उस समय का एक जो बाद में पुलिस कमिश्नर बना था, वो एसपी था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अब्दुल रहमान करके पुलिस ऑफिसर। तो हुँ, उसके यहाँ हम जब एक्सपोज़ करते थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे, जो भी कार्रवाई करे, तो वो क्या करता था, अब पुलिस साथ में कोई भी आदमी खड़ा कर देने का, एफआईआर दाखिल कर देने का, हमको अरेस्ट करने पुलिस भेज देने का, हरास करने का, इधर-उधर बदनामी, डिरेल करने के लिए। हुँ, तो एक बार अन्ना हज़ारे जी आए थे, तो अन्ना हज़ारे ने एक बात बहुत सही कहा। हुँ, बोले देखो, अगर आप किसके बड़े पर्सन को एक्सपोज कर रहे हो, उसके ऊपर आपका लीगल वार जा रहा है, तो वो आपके ऊपर अगर काउंटर वार नहीं कर रहा है या मतलब उसका कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है, इसका मतलब आपके वार में दम नहीं है। अगर आप पर काउंटर हुआ कुछ, तो समझ लेना कि निशाना सही जगह पर लगा है, आपकी बात में दम है। हुँ, तो
ये जो है ना, अभी गौर कीजिए, जैसा सतीश सालियान का विषय आया, उनका पहला एफिडेविट गया और ठाकरे का ड्रग्स का बिजनेस, उनका रिया का, ये सब जैसा एक्सपोज हुआ, एक पास प्लान करके क्या करना, तो पहले बोले नीलेश ओझा का, बोले इसको कंटेम्प्ट में सजा हो गई, इसको ये हो गया, उसको हो गया, वो चलाया उन 2-4। फिर उनको एक नोटिस दिया, तो फिर चालू हो गया सतीश सालियान, बोले दिशा सालियान ने सुसाइड किया, बोले सतीश सालियान के वजह से। ये बहुत पैसे मांगते थे उनसे, 2-2 हजार रुपए बहुत पैसे, 2 हजार रुपए, और वो ले जाके एक लेडी को देते थे, ऐसा इन्होंने फिर एक चालू किया। फिर एक और पैसा देकर एक साथ न्यूज छपवाना चालू कर दिया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया दिशा के केस में, ये हो गया, वो हो गया। और हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग देखिए, आफ्टर सुशांत केस सीबीआई आल्सो फाइल क्लोजर रिपोर्ट इन दिशा सालियान केस। ये हिंदुस्तान टाइम्स का हेडिंग। बाद में वो, हाँ, मतलब और एक साथ सब में आ गया ना, तो अपना कॉमन मैन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बैकफुट पे आ गया। इवन अभी क्या बताओ, कई मतलब 2-4 मिनिस्टर भी थोड़े परेशान हो, बोले सर ये ऐसा कैसा हो गया। अरे मैंने बोला यार सर, सीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसमें प्रेस नोट लिखा है, ना दिशा का सालियान का केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट किया, ना कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया है। तो बोला इसकी मोडस ऑपरेंडी है, एफआईआर दाखिल करो इन पे। तो ये सब हुआ। और फिर इन्होंने क्या शुरू किया, अभी उसको सबको भगवान की दया से उनको सबको मतलब भारी पड़ गई है, वो आगे होने वाला है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदुस्तान टाइम्स जैसा, मान लीजिए, जो अपने को बहुत बड़ा लेगेसी मीडिया कहता है, तो उस हिंदुस्तान टाइम्स का अगर ये हेडिंग्स आ रहा है कि आफ्टर सुशांत केस सीबीआई क्लोज दिशा सालियान केस टू, तो ये तो उनकी अज्ञानता, उनका इनकॉम्पिटेंस शो करता है। और ये दर्शकों को ध्यान से समझना चाहिए, जो दर्शक इस मीडिया पर, इस तरह की मीडिया पर विश्वास करते हैं, उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जिसका दूर दूर से सत्य से कोई वास्ता नहीं है, वो खबर उन्होंने प्लांट कर दी। मतलब सीबीआई का केस नहीं इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसमें क्लोजर रिपोर्ट दिलवा दिया इन्होंने, सीबीआई। और अरे 2-4 पहलू तो अभी आप हंसोगे, इन्होंने बताया तो ठीक है, ये तो ठीक है, पैसे लेके बना दिया, एक ने बनाया था, उसका कॉपी दूसरे ने कर लिया। अभी हमने तो उसके ऊपर कंटेंट फाइल कर दिया है, ये मिड डे, हिंदुस्तान टाइम्स और टीवी9 मराठी पे वगैरह, ठीक है। अरे भाई, इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे हमने पूरा सेव करके रखा है उनका, और टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट है उनका। आदित्य ठाकरे का स्टेटमेंट क्या है, उनको पूछा कि आपका क्या कहना है दिशा सालियान के केस के बारे में, तो क्या कहते हैं, अभी आपने तो देखा ही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। मेरा जवाब यही क्लोजर रिपोर्ट है जो कभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, आदित्य ठाकरे ये बात कह रहा है? यस, वो हमने इसमें ऐड किया अभी नए एफिडेविट में कि अच्छा, दिशा सालियान के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया है। हाँ, और वो क्लोजर रिपोर्ट ही मेरा जवाब है, और जो कभी आई नहीं एग्जिस्टेंस में। तो हो गया। और इसी को चला रही है मीडिया, इसी को मीडिया चला, क्योंकि उनको ये लग रहा था, मतलब मीडिया को ये भी नहीं। अच्छा, अब देखिए, मैं कल माननीय एक जो मोहर लगाने वाले पत्रकार हैं, उनका मैं एक सुन रहा था, कोलकाता में एक कार्यक्रम था और उसमें जुडिशरी पर वो अटैक कर रहे थे कि जुडिशरी कैसा काम कर रही है। एक कनप्पन करके जर्नलिस्ट है, उनको 2 साल से, और एक जर्नलिस्ट को आपने, एक जर्नलिस्ट की हियरिंग के लिए सैटरडे को कोर्ट बैठ जाती है, और एक जो है साईं बाबा जो हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको देखिए कोई बेल नहीं मिल रहा है और वो क्या क्या हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के लिए सैटरडे को बैठ जाती है। और वो पूरा, मैंने पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को वो पूरा चैंपियन कर रहा है। लेकिन वो मोहर लगाने वाले पत्रकार ये नहीं पूछ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट, मेरा जवाब है किस बिना पर वो कहा। अरे सीबीआई सुशांत केस में दिया है, दिशा के केस तुम्हारा किताब चल रहा है अभी, जो एफिडेविट गया है,
नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, दिशा के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, ये न्यूज आया, वो न्यूज के बेस पे उन्होंने जवाब दिया कि ये जो सीबीआई ने दिशा के केस में जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, ये जो न्यूज आया, यही मेरा जवाब है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, और उसी में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये भी लिखा है कि सीबीआई ने क्लियर किया कि हमने इन्वेस्टिगेट किया नहीं और हमने कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं, वो भी छापा है। वो भी छपा। छापा, ठीक है। नहीं तो एक मिनट नीलेश जी, इस तरह का जो डिस्क्रिपेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक न्यूज आउटलेट, एक कहता है कि एक कोई दूसरी खबर छापता है, फिर वही न्यूज आउटलेट फिर दूसरी खबर छापता है, इसको आधार बना करके इन द कोर्ट ऑफ लॉ क्या हो सकता है इनके खिलाफ कार्रवाई? सुनिए, मैं आपको 2 लाइन में क्लियर करता हूं, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। 120 बी सेक्शन ऑफ आईपीसी है और सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट है। आरोपी को मदद करने के लिए ऐसे जो न्यूज चलाते हैं, वो सारे मीडिया हाउसेस ये को अक्यूज होते हैं मेन अक्यूज के बराबर में। ये लॉ है और यही प्रेयर की गई है, जो नया पिटिशन फाइल करेगा आए ऑन बिहाफ ऑफ सतीश सालियान, उसमें यही प्रेयर की गई है। मिड डे, TV9 मराठी, हिंदुस्तान टाइम्स एंड अदर, जिन्होंने उनका सब जो भी डिटेल दिया है, इनको को अक्यूज्ड बनाया जाए, इन पे कंटेम्प्ट की सेपरेट एक्शन, इनके ऊपर इनको आदित्य ठाकरे के साथ में को अक्यूज्ड, ऐसा। हाँ, तो अभी ये हुआ, अभी इससे फिर नहीं जमा काम, उनको लगा था डर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उल्टा हो गया। और मेन बात क्या है, हमको बोलने की जरूरत नहीं, कॉमन मैन टूट पड़ा। कॉमन मैन वो सब बाजू में रखो। आदित्य ठाकरे ने गैंगरेप और मर्डर में वहां प्रेजेंट था, वो मोबाइल टावर लोकेशन, इसकी सबकी बात करो, वो सब फालतू का आपका वो स्टोरी मनोहर कहानी बाजू में रखो। पब्लिक सुनने को ही तैयार नहीं है, और कॉमन मैन को समझ रहा है हमको 5 साल से बेवकूफ बनाया करके, तो वो एक विषय हो गया। इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस है आशुतोष जी, और बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो ये दिखाएगा क्या लेवल का कॉन्स्पिरेसी और कितना बड़ा बड़ा ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है। और सुशांत सिंह राजपूत के केस का एक डोजियर एक हमारे दूसरे वकील साहब है, वो कुछ दिन के बाद में डिस्क्लोज करेंगे। उससे अभी मैं ठीक है नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हो सकता है कि एक हाथ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनकंफर्टेबल हो जाए, बस थोड़े से नहीं, आप समझ लीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कमिंग टू द दिस केस, अच्छा, जिसने सीबीआई ऑफिसर ने इसको मेसअप किया है पूरे केस को और क्लोज करके बता, नहीं मैं सब बोलिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि कुछ दिन रुकिए, एक नए एडवोकेट अपने आने वाले हैं पूरा डोजियर के साथ में, पूरा डिटेल के साथ में, जिससे सीबीआई का एक ऑफिसर बहुत अनकंफर्टेबल हो सकता है। पहले उसका कॉपी देंगे, अमित शाह जी को देंगे, उसके बाद में वो आएगा बाहर, ठीक है। लेकिन एक ख्याल में रखिए, अभी मैं उस पर आ नहीं रहा। नहीं, अभी तो सीबीआई सुशांत पे हम जा नहीं रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत ना। तो यहाँ दिशा सालियान का केस तो ओपन एंड शट केस है ना। अभी आ रहा हूं मैं। और एक ख्याल में रखिए, दिशा सालियान के केस से ही सुशांत की केस का पूरा सच बाहर आने वाला है। ये सीबीआई के ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से प्रूव हो गया है। मैंने आपको उस दिन बताया, हमने बताया था दर्शकों, बिल्कुल बताया था। अपने पास में सीबीआई की ऑथेंटिक कॉपी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है सर कि दिशा जब गई पार्टी में, तो दिशा की मृत्यु की जगह, एग्जैक्ट जगह क्या है? पार्टी में हुआ है, होटल में हुआ? सुनिए, उस पर मत जाइए। कुछ चीजें जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं, अब शांत बैठिए। आपकी उसको ये मालूम मत पड़ने दीजिए हमारे पास क्या है।
राइट। वो हाँ, और उनके उनमें से आरोपी में से कौन कौन लोग हमको इंफॉर्मेशन दे रहे उनको मालूम मत पड़ने दीजिए। कुछ राइट, चीजें राइट। डेलिबरेटली मिसलीडिंग रहने दीजिए, ताकि हम्म। वो थोड़ा सा रिलैक्स में रहे। मैं लेकिन समझ अगर रहा मैं हूँ। हाँ, हम्म, छोड़ दीजिए, मुद्दे पे आता हूँ। आप सीरियस शॉकिंग देखिए। हम्म, फिर मिड डे के अ, एक रिपोर्टर जो फोन लगाते हैं और एक न्यूज़ पब्लिश कर देते हैं कि ये ऐसा हो गया, क्लोज़र रिपोर्ट के हिसाब से, बोले यही दोषी है। कौन? दिशा के पिता, क्योंकि इन्होंने पैसे माँगते थे, इससे वो परेशान थी। अब पुलिस ने स्टेटमेंट दे दिया कि कोई क्लोज़र रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है ही नहीं, जो 2021 की थी वो तो हमने रिकॉल कर ली है। मिड डे का भी फ्लॉप शो हो गया और ओटीवी 9 मराठी का जो भी चलाया था उन्होंने। अब आया सेकंड, मतलब अभी देखिए, अब माफी मांगना चाहिए मिड डे ने, जैसा इसके पहले भी मिड डे ने क्या किया था, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने के लिए रविंद्र वायकर और अमोल कीर्तिकर का एक यहाँ का इलेक्शन था बम्बई का, तो हाँ, उसमें 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 बोला था कि पुलिस ने बोला है कि मोबाइल से ये हैक किया था ईवीएम मशीन और शिंदे गुट का जीत गया। और बाद हम्म, में पुलिस ने बोला झूठ बोल रहा है मिड डे, फिर मिड डे को रिग्रेट नोट छापना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। अब हम्म, सेम मिड डे अभी फिर उतरा, फिर झूठा चलाया और हम्म, बाद में पुलिस ने उनकी पोल खोल दिया, पर इसमें माफी नहीं आई है। अभी गौर कीजिए, हम्म, कोई हम्म, बात नहीं। तीसरा सबसे शॉकिंग पहलू इस केस का, हम्म, ये सब प्लान फेल होने के बाद में ये लोग आते हैं एसआईटी का डॉक्यूमेंट लेकर। अभी एसआईटी का स्टेटमेंट वो कह रहे हैं, एक टीवी 9 मराठी और एक शायद पुढारी न्यूज है, शायद मैं देखता हूँ जो आपने दिया है एफिडेविट में। ये दो लोग कह रहे हैं कि अभी जो एसआईटी का इंक्वायरी हो रहा था, इसमें जो विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे उसकी कॉपी हमारे पास है। आप देखिए, लॉ बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत क्लियर है कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अधिकारी, एसआईटी का अधिकारी कोई भी स्टेटमेंट किसी को नहीं दे सकता। और उसमें यह लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इट इज प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट। इवन चार्जशीट भी फाइल होगी तब भी वो डॉक्यूमेंट को आप ये दूसरे काम के लिए नहीं पर्पस कर सकते, पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द विटनेस, क्योंकि उस पे विटनेस का साइन नहीं होता है। हाँ, ये तो तो ठीक उसी प्रकार हो गया ना सर, कि जैसे 26/11 का जो हमला था, उसको बहुत सारे पत्रकारों ने लाइव किया और वहां पे एनएसजी का ऑपरेशन चल रहा, और वो लाइव लोकेशन टीवी पर पाकिस्तानी देख रहा था, और जहां एनएसजी अपना ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता था वहां से हट जाता था। इन ए वे तो कॉम्प्रोमाइज्ड जर्नलिस्ट थे, वो उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि भागो, बचो। ठीक उसी प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार से ये हुआ कि तो ये आप डॉक्यूमेंट के बारे में ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि इससे क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है नीलेश नवलखा में, कि आरोपी उसको विटनेस को धमकाने का, मैनेज करने का, या तो फिर उससे छूटने के रास्ते जो भी है, इसके कई पहलू हो सकते हैं और इसका यूज प्रोहिबिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हम्म, क्लियर किया कि ये केस से रिलेटेड ये स्टेटमेंट का यूज प्रोहिबिटेड है। अब दो चीजें आती है, तो इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट हो गया, जो भी जिन्होंने यूज किया वो हमने पिटिशन फाइल कर दिया। हम्म, एसआईटी ने डॉक्यूमेंट दिया कैसा? मतलब एसआईटी काम किसके लिए कर रही है? दिशा सालियान की केस सॉल्व करने के लिए, क्या आरोपी को मदद करने के लिए? और ये सबसे बड़ा ग्राउंड है कि तुरंत हाईकोर्ट सारे फाइल कस्टडी में ले और सीबीआई को देकर कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन करे। ये अभी हाईकोर्ट इस, पांच जजों की जो बेंच बैठी थी आपको, आपके खिलाफ फौरन, और उसको कंटेम्प्ट का आपको नोटिस देने के लिए, उस खबर को छपवाने के लिए
जितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया गया, तो अब वो 5 जज कहां हैं? सुनिए सुनिए, वो छोड़ दीजिए, वो जो 5 जज है ना, 5 जज में से देखो चीफ जस्टिस को थोड़ा बाजू में रखेंगे कि चीफ जस्टिस हमारे विटनेस है, वो उसका मेंबर नहीं रह सकते। बच्चे वाले 4 जज मैं बताया आपको क्वाइट गुड जजेस है, और ना अपने को इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल अटैक नहीं करना, उसको थोड़ा वो विषय बाजू में रखे, मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो लास्ट ऑफ कॉमन मैन की कोर्ट ही है। जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करेगा तो अटैक कैसे नहीं करेगा सर? पर ठीक है, सुनिए, उनकी जो गलती है उनको पॉइंट आउट की जाएगी, ये पॉइंट ले रहे हैं हम हमारे एफिडेविट में वगैरह पॉइंट आउट की जाएंगे, उसको बाजू में रखिए वो विषय को। हाईकोर्ट ने इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि हाईकोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट हो रहा है और इस तरह से गलत हो रहा है। ठीक है, नहीं लिया तो हमने फाइल कर दिया ना, हमारा पिटीशन फाइल कर दिया। अब लेना पड़ेगा, अगर इधर कॉग्निजेंस ले रहा है कोर्ट तो आर्टिकल 14 में इधर भी लेना। हमें ये जानकारी ही नहीं मिली कि एसआईटी की नींव के लीक होने की खबर छप गई है। अब मैं दिन रात को ही देखते रहता हूं, थोड़ी ना मैं तो केस में उलझा रह सकता हूं, ऐसा प्ली ले सकते हैं वो? ठीक है। हम्म। हाँ, तो आते हैं मुद्दे पे। अभी देखिए, ये हो गया। अब इसका हमने उठाकर सीधा 285 पेज का, हाँ 285 पेज का पूरा नया पिटीशन इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसका डिटेल आपको भेज दिया है। उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से लेकर वो भी सारे डिटेल्स है, वो भी सारी चीजें कि जो हम एसआईटी के अधिकारियों से हमारी क्या मीटिंग हुई, पुलिस के इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन उसमें के 50 में के 2 पॉइंट अभी डिस्क्लोज किए हैं, एक एक इंस्टॉलमेंट में चालू है। ठीक है, अब इसके आगे का अभी जो क्या हुआ परसों 11 तारीख को, इन्होंने देखा कि यार ये काम तो जम नहीं रहा है सर, ये कुछ भी करने जाओ तो ये काउंटर हो जाता है। तो बोले अभी फिर नीलेश हुड्डा को पकड़ना पड़ेगा। फिर एक चंद्रशेखर शिंदे करके है, हम्म। मतलब उधर पुसद, यहाँ से मतलब बंबई से 700 किलोमीटर दूर, तो मतलब जहां से मैं आया हूँ मेरा अपना घर है वहां पर, तो अच्छा, यवतमाल से। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से फिर उसको बुला कर लाए बंबई अच्छा। में। और वो बहुत काम का आदमी है अपने मैं बता रहा हूं। वो आपने आज जितनी बात ये मुंह जितनी बार ये मुंह खोलेंगे उतनी गलती करेंगे ही, और बार बार ये ये गलती करते हैं। यस, हाँ हाँ, क्या हुआ? उनको फिर वो बुलाया? लेटर ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब, बोले देखो, अच्छा उसने जो बोला उसको क्या बोलते, सेल्फ गोल बोलते कि मतलब हम्म। कैसे एक्सपोज हुए। बोले हम्म। देखो, ये जो नीलेश ओझा है, रशीद खान पठान है, ये ना बोले बहुत खतरनाक लोग है, और हम्म। इनके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर हो गया था ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से 2017 हम्म। में। लेकिन बोले शरद पवार और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के जो इलेक्टेड मेंबर्स है स्टैट्यूटरी बॉडी हम्म। के 24, ये सब मिलके ओझा को बचा रहे हैं, और इनका सबका इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा, अब वो हो शरद गया। पवार पर उल्टा। हाँ, तो इसका मतलब ठाकरे और पवार में ठन गई है। हाँ, अभी अभी तो अभी उनको तो पता है ना, ये जो उनके सामने की आए। ठन गई ना, वो उनके आदमी को खड़ा करके अटैक करवा रहा है कि ये शरद पवार नीलेश ओझा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उनको बचाया। हाँ, हम्म। अभी दूसरा बोले 2017 में बोले हम्म। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑर्डर किया, बोले फिर बोले उस पे बेस पे नीलेश ओझा पे बडनेरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ 2017 में। लोग बोले ठीक है, फिर बोले 8 साल तक बोले पुलिस ने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, और एफआईआर क्या था, नीलेश ओझा ने बोले उसकी सिग्नेचर मारा, वो ये जैसा कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हो गया कि उसकी हम्म। किसकी सिग्नेचर मारा। ठीक है, तो बोले हम्म। फिर, तो 8 साल तक डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और पुलिस ये कंक्लूजन पे आई
कि नीलेश ओझा के खिलाफ में कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारा कंप्लेंट में कोई दम नहीं। अच्छा, मतलब आपके मतलब आरोप ये लगाया कि नीलेश ओझा के खिलाफ 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला और उस इन्वेस्टिगेशन को उसमें पता ये चला कि नीलेश ओझा के खिलाफ कुछ भी नहीं, और ये इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार ने इनको कहा, पुलिस को कहा कि भैया उसमें कुछ मत दिखा। हाँ, बराबर है, बराबर है। डबल हुआ ना। मतलब उनका ओवरऑल कहना ऐसा ही है, वो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे कि 8 साल तक इन्वेस्टिगेशन चला उनके हिसाब से। और फिर शरद पवार ने आकर के आपको बचा लिया। जिस शरद पवार के इस शरद पवार आपने एनसीपी का जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ आपने बजाबता रिटन कंप्लेन किया है कि एनसीपी के नेता, एनसीपी की जो नेत्री हैं, उनकी वो बहन है। ठीक है ना, आगे की जोक सुनिए ना आप तो यार ये इतना थोड़ा थोड़ी है उसमें तो। मतलब शरद पवार के गुट के बोले एडवोकेट आशीष देशमुख है, वो बार काउंसिल के, वो इसमें सब इनको बचा, चलो ठीक है। आप बोले स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर के बाद में भी ये कार्रवाई नहीं कर रही बार काउंसिल। अब उसने इसमें से मेन बात क्या छुपा दिया पता है क्या? कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑर्डर हुआ था ना, वो ऑर्डर में इन्होंने सब छोटे-छोटे पॉइंट लिख दिए थे। वो मेंबर और इन्होंने सब मस्त सिस्टमैटिक बनाया था। अब उसमें लिखा है कि ये एफआईआर पेंडिंग है देवानंद जगताप का, और वो एफआईआर में नीलेश ओझा एब्सकॉन्डेड है, फरार है। वो एफआईआर को हाई कोर्ट क्वैश कर चुका 4 साल पहले, और बाकायदा 15,000 कॉस्ट बैठा चुका है। ये जो एफआईआर है यवतमाल के जिला पुलिस अधीक्षक एसपी अब्दुल रहमान के कहने पे नीलेश ओझा का झूठा नाम डाला गया, ये कंप्लेनेंट ने लिख कर दिया। फिर कोर्ट हाई कोर्ट ने क्वैश किया वो एफिडेविट एक्सेप्ट करके, और उसमें ये जो इनका एमए सईद है, जो अब्दुल रहमान का क्लोज है, वो क्या लिखता है, और ये तीसरा कि नीलेश ओझा ये केस में फरार है और उसके खिलाफ में ऐसा ऐसा मामला पेंडिंग है। ऐसा एक केस का नहीं, उसने जितने चीजें लिखा सारे केसेस या तो क्रैश हो गए, या तो क्लोज हो गए, या तो डिस्चार्ज हो गया, या तो एक्विट हो गया, जो भी है वो सब ये पुलिस ने अब्दुल रहमान ने जो डालने लगाया था, ठीक है। अब इसके आगे की चीज, एक केस पेंडिंग है, तो उसमें जो कंप्लेनेंट है पुसद बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट मेघराज धोई, जिन्होंने कंप्लेंट दिया था, वो कंप्लेंट में उन्होंने एफिडेविट ले जाकर दिया कोर्ट में कि ये गलती से दे दिया था, आप इनको डिस्चार्ज कर दीजिए, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब वो मैटर एक पेंडिंग है, ठीक है, वो कोर्ट जो निर्णय लेने का करेगा वो दैट इज डिफरेंट थिंग। अब विषय यहां तक नहीं रुकता है, अभी वो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का पर्सन है, और ये चंद्रशेखर शिंदे, और वो अब्दुल रहमान, वो एमए सईद मेंबर, ये तीनों के खिलाफ ये झूठे रिकॉर्ड बनाने के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का रिट 2017 में रशीद खान पठान का और मेरा पेंडिंग है, तब से कॉपी इनको सर हो चुकी है, वो बात बता ही नहीं रहे। ठीक है, यहाँ चल जाएगा, यहाँ तुम्हारे पैसे लेकर बिके हुए पत्रकार है, जो भी है वो तुम्हारा यहाँ पर चल जाएगा। हुआ क्या, इसने सेम एफिडेविट फाइल किया वर्धा कोर्ट में, सेम ये झूठा चीज, आप उसको कस्टडी में लेने के लिए हमने लगाया अर्जी, परजुरी और कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ में कंटेम्प्ट और परजुरी का केस रजिस्टर किया जाए, और उसको नोटिस इश्यू हुआ इंक्वायरी के लिए। तो फिर भागा भागा गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सेम एफिडेविट रिपीट किया तो हमने हाई कोर्ट में अर्जी लगाया उसको कस्टडी में लो। फिर उस दिन हाई कोर्ट से गायब हो गया, कई सालों तो गायब रहा। फिर कोर्ट ने बोला ये आ नहीं रहा, तो उसकी पिटीशन 10,000 कॉस्ट के साथ में डिसमिस कर दिया। फिर आया, उसको समझ में आ गया कि अभी मामला बैकफायर करेगा, 10,000 रुपए फाइन भरा कोर्ट में। फाइन भरने के बाद में फिर पिटीशन रिस्टोर हुई, फिर बोलता है कि विड्रॉ करने की परमिशन दो, ऐसी डिसमिस मत करो। तो कोर्ट ने बोला देखो तुम्हारे खिलाफ की जो इंक्वायरी है, वो इंक्वायरी में तुमको हाजिर रहना पड़ेगा। फिर ये कंडीशन पे मैटर भेजा है, और वहां पर
वर्धा कोर्ट में अभी उसको कस्टडी में लेने के मैटर पे हियरिंग हो चुका है, मतलब प्रोसीडिंग पे, और मतलब प्राइमा फेसी प्रोसीडिंग है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाली, और अभी रिजर्व और ऑर्डर है। तो ये सब बातें छुपा के ये सब ऐसा लेकर वो घूम रहा है और ये खुश हो रहे हैं। जो छपा भी रहा है अपने लाइक माइंडेड मीडिया में, छपा रहा है, उसको चलवा रहा है। वो वो चला क्या, नहीं नहीं ताकि लेकिन समझ नीलेश हो जाते हो, ये हैं वो हैं ऐसा करके। हाँ, तो क्या है मालूम है क्या, मेन स्ट्रीम ने किसने नहीं चलाया उसका, उनको समझ में आ गया था ये क्या है। अरे उसने तो और एक बड़ा जोक कर दिया, उसने क्या बोला, एक ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल करके एनजीओ है अपना, तो बोले उस पे बैन आ गया ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर से, और उस बैड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिशा सालियान के केस में पीआर फाइल हुई, बोले रशीद खान पठान। तो अभी तो आप इस एनजीओ में शामिल हैं तो उस पर बैन हो गया, और इस वजह से दिशा सालियान के केस में वो एंटर कर। वाह। नहीं तो उन्होंने बोला कि जो पिटीशन फाइल है रशीद खान की, वो है मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नाम से, वो बल्कि इसके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिटिगेशन पिटीशन है वो। तो एक दो पत्रकारों के समझ में आ गई है इसकी क्या लेवल है। तो और वहां पर आकर क्या उसकी स्टेटमेंट पता है क्या, बोले सुप्रीम कोर्ट भी इनका कुछ नहीं कर पा रहा, पुलिस भी इनका कुछ नहीं कर पा रही, बार काउंसिल भी कुछ नहीं कर पा रही, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो और बोले इनका सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। 140 करोड़ जनता खड़ी हो गई पीछे में, 140 करोड़ खड़ी हो गई, अब वो पीछे हटने वाली नहीं है, आपके सारे गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगी। और जनता अब लग रही है कि जनता आ रही है, सिंहासन तो वैसे भी तुम्हारा जनता ने खाली करवा दिया था पहले ही। नहीं, लेकिन हमको एक खबर आ रही है नीलेश जी, मुंबई से हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट मित्रों से मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे काफी विचलित हो गए, एबनॉर्मल से हो गए। क्या ये खबर सही है? मुंबई में क्या खबर? नो कमेंट्स। कुछ कुछ बातें बोलना नहीं, बोलते बोलते कुछ निकल जाएगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से इनसाइडर इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे, बोलना नहीं है उसमें। अच्छा, क्योंकि छोड़ दीजिए। वो जो अभी आपने कहा ना कि उन्होंने कहा कि हाँ सीबीआई ने दिशा के केस में क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, यही मेरा जवाब है, तो ये मानसिक विक्षिप्तता की निशानी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। अरे एफिडेविट पे दिया है उसने हाई कोर्ट में, क्या बोलना आपको, आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट पे लिख कर दिया कि सीबीआई ने मेरे को क्लीन चिट दिया है। तो सीबीआई ने अगर एफिडेविट में दिया है तो जेल जाने के लिए तैयार रहे ना वो। अरे बाकी केस टोटल झूठी हो गया ना। तो अभी 5 जज, ये तो ग्रॉस कंटेम्प्ट हो गया ना, ये तो ग्रॉस कंटेम्प्ट हो गया। हाँ तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी सारी बात छोड़ दिया जाए कि दिशा की मृत्यु हुई, सुशांत की मृत्यु हुई, खत्म। नहीं हुई मृत्यु, मैं मान लेता हूं नहीं हुई मृत्यु, ठीक है, दोनों जिंदे हैं, ठीक है साहब। अब सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि दोनों जिंदा है, लेकिन सीबीआई ने तो जांच ही नहीं किया ना जिंदा और मुर्दा का, दिशा का, और उसका इन्होंने एफिडेविट लगा दिया है। तो जब ये एफिडेविट लगा दिया है तो ग्रॉस कंटेम्प्ट है ना ये पूरी तरह से। तो उसको आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेने का, उसका अरेस्ट वारंट निकालने का पिटीशन लग चुका है रशीद खान पठान जी की तरफ से, और वो जिस दिन हियरिंग आएगा इस पे हियरिंग होने वाला है, डोंट वरी। ये उस दिन बोर्ड पे था ये मैटर, 5 फरवरी बोर्ड पे था ये मैटर, अपना कंटेम्प्ट पिटीशन के खिलाफ। तो बताओ क्या, देखिए क्या है कि ये केस में बहुत ज्यादा कुछ समय, मतलब टेंशन ये नहीं है, मतलब उसको क्या बोले ना, इन्वेस्टिगेशन का ज्यादा पॉइंट है नहीं, 7 दिन का केस है चार्जशीट के लिए, पूरी चार्जशीट बनाने के लिए, बिल्कुल। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीबीआई ने जब भी आएगा, जो भी सीनियर अधिकारी रहेगा, पहला सबसे पहला बुलाना है रोहन राय को। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर स्टेटमेंट कर रहा हूं, अगर रोहन राय भागा, नया एफिडेविट पढ़ लीजिए, रोहन राय इज नॉट सस्पेक्ट, इज नॉट, मतलब उसका ये नहीं है, वो विटनेस नहीं है, ही इज अक्यूज्ड, accused and the part of the conspiracy murder of दिशा। हाँ, तो वो जो है ना मर्डर का अक्यूज्ड है, मर्डर का accused है, यस। हाँ, वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, और
उद्धव ठाकरे भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, उसके भी पूरे डिटेल दिए हैं नए एफिडेविट में, उस पर आप आराम से डिटेल में करेंगे। तो अभी अगर इसमें से कोई भागा तो मतलब अभी जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा था नीलेश जी उद्धव ठाकरे को कि नहीं नहीं बेटा के बारे में, जैसे किशोर तिवारी ने कहा कि मैं कई बार उनको समझाता था कि 6 बजे के बाद कहाँ जाते हो, इसका ध्यान रखो, ख्याल रखो। किशोर तिवारी ने मेरे शो में कहा है आकर के, मैं तो बोलता था, सबको मालूम था। अब ये लोग मानते कहाँ हैं, ये लोग तो अय्यास हैं, किसी की बात सुनते कहाँ हैं। तो इसका मतलब है आपने जो कहा कि उद्धव ठाकरे भी दिशा की मृत्यु के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ये तो कोरोबरेट हुआ। उसका उसका एक एविडेंस देता हूं मैं आपको, उसमें विटनेस है, ये पॉइंट के लिए 2 विटनेस है। एक परमवीर सिंह, इनका टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, वो पार्ट ऑफ एविडेंस है, कोर्ट में फाइल किया। मुझे मतलब 6 जून को, 6 जून मतलब क्या है, दिशा के मर्डर के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सचिन वाजे को रीइंस्टेट करने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का दबाव था, दोनों का नाम लिया। एक दूसरा, जब अपने अभी के जो चीफ मिनिस्टर है अपने फडणवीस साहब, देवा भाव ने स्पेसिफिक कहा है, मैं जब सीएम था मुझे उद्धव ठाकरे ने पर्सनली फोन किया, मुझे कहा कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट कराओ, मैंने जवाब दिया वो हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सस्पेंड है, उसको सरकार रीइंस्टेट नहीं कर सकती। ये ऑन रिकॉर्ड है, फ्लोर में बोला है, सदन में बोला है, और उसकी पूरे न्यूज है, इंटरव्यूज है, वीडियो है। तीसरा, मनसुख हिरेन के मर्डर में, एंटीलिया केस में एनआईए जब उसको पकड़ती है, तब भी उद्धव ठाकरे सीएम की पोस्ट पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सचिन वाजे क्या उसामा बिन लादेन है क्या, उसको आप इतना क्यों तकलीफ दे रहे? तो इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ कुछ नहीं लगता है कोर्ट में। अच्छा सुनिए, ये सब होने के बाद में भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूं मैं आपको, जाने दीजिए, सब बातें बाजू में रखिए। ये जो कह रहे थे ना, सबूत सबूत सबूत, 2 लाइन में इनका गेम ओवर करते, 2 मिनट। अश्विनी बिंद्रे करके असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का मर्डर होता है, 2 साल तक कुछ पता नहीं लगता है। बाद में छानबीन पे आरोपी कौन पकड़ा जाता है? उसका सीनियर इंस्पेक्टर, सीनियर पीआई जो भी है, अभय कुरुंदकर है शायद, जो भी। उस केस में कोई सबूत नहीं, कोई आई विटनेस नहीं, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, डेड बॉडी को चॉप करके पूरा समुद्र में फेंकवा दिया था, कुछ भी नहीं मिला। अब भी कोर्ट ने मर्डर में सजा दिया उस पुलिस ऑफिसर को, किस आधार पे? मोबाइल टावर लोकेशन। समझे क्या? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मर्डर में कन्विक्ट किया पुलिस ऑफिसर को एक, और कोर्ट ने सामने से बोला कि जो पुलिस अधिकारी ने इसको बचाने के लिए रिकॉर्ड बनाया, इसको सपोर्ट के लिए जिन्होंने हेल्प किया, सबके लिए दो, सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे। ओपन एंड शट केस है, मतलब इनको मर्डर की सजा दिलाने के लिए सफिशिएंट प्रूफ अभी है, बाकी जो है ना छुपा के रखा है हमने, वो सब बोनस है। समझे? तो अभी तो आपने, तब तो ये देखिए एक आधार, जैसे अभी आपने उद्धव ठाकरे और जिसे रोहन राय के बारे में कहा, उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन वाजे को प्रोटेक्ट करना, वो सचिन वाजे जिसको खुद देवा भाऊ कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट के आदेश के तहत उसको हटाया गया है और आप हमें कह रहे हैं उसको इंस्टेट करने के लिए, तो मोटिव स्टैब्लिश हो गया। पहली बार जब देवा भाऊ का जो स्टेटमेंट मोटिव स्टैब्लिश हुआ, फिर दूसरी बार जब सचिन अरेस्ट किया
तो फिर उसके बचाव में आकर के कह रहे हैं कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन है क्या? आप उनके साथ ऐसा मोटिव इज therefore he is the part and parcel of Disha's murder conspiracy. यस। और सचिन वाजे को हाईकोर्ट ने जो केस में सस्पेंड किया था, जिसमें वो अरेस्ट हुआ था, वो केस भी पहले मर्डर करने का, फिर झूठे रिकॉर्ड तैयार करने का, कवर अप का ये केस था। कोर्ट ने मेंशन किया है, बोले जुडिशियल इंक्वायरी में पाया गया इसने मर्डर किया है, इसने कवर अप किया, झूठे एविडेंस बनाया है, इस आधार पे इसको प्रोसिक्यूट भी करो और इसको पहले सस्पेंड करो तुरंत। तो वो अच्छा, सचिन पहले भी सस्पेंड हुआ था और मर्डर के केस में ही हुआ था। हाँ, और वो भी जुडिशियल इंक्वायरी में पाया गया था। जुडिशियल इंक्वायरी के तहत कंफर्म हुआ था। हाँ, स्पेशल जज को इंक्वायरी के लिए भेजा था हाईकोर्ट ने। तो इसका मतलब ये देखिए, जब मैं इनको कहता हूं कि गुंडा है ये दोनों बाप बेटा, तो हमारे कुछ दर्शक बोल रहे थे क्या कि आप गुंडा कहते हैं। अब आप देखिए, इस देश के राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी, और खासतौर से राहुल गांधी और शरद पवार, और मैं तो कह रहा हूं कि माननीय अमित शाह जी भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ आपका तालमेल रहा, इस प्रकार के व्यक्ति को आज भी आप चुप होकर के बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इस तरह के गुंडे को, क्रिमिनल को, ड्रेडेड मर्डरर को, जिसको हाईकोर्ट के जुडिशियल इंक्वायरी में पाया गया, उसको सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलना था, वो प्रोसिक्यूशन से बचा, और 16 साल के बाद आपने उसको रीइंस्टेट किया, और उसके बाद ये सारी घटनाएं हो रही हैं। इस देश में कानून कहीं बचेगा या नहीं बचेगा? नेताओं की कोई प्रॉपराइटी, कोई अकाउंटेबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी? माननीय शरद पवार जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, और मैं मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं और अमित शाह जी से भी आग्रह कर रहा हूं और देवा भाऊ से भी आग्रह कर रहा हूं। खैर, देवा भाऊ तो अब कह रहे हैं कि अगर कोर्ट का आदेश आ जाए मैं फौरन काम शुरू कर दूंगा, और बस इट इज ए मैटर ऑफ डेज, वो तो हम समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो नीलेश जी आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि एक मर्डरर को किस मोटिव से रीइंस्टेट किया गया। यस, मतलब दोबारा करवाना ना, अरे एकदम, अरे यही चीज है एफिडेविट में। और मैं बता रहा हूं, ये तो अभी थोड़ा दिया है, एक एक चीज का प्रूफ। और सबसे खास बात, जो प्रूफ्स है उसका पूरा डिटेल, आपका कुछ बातें आपको मालूम है, पेन ड्राइव 25-25 कॉपी बना के 50 मतलब 25 जगह अलग अलग रखी हुई है यार। मतलब आज किसी को कुछ हो जाए, नीलेश ओझा आज केस में है, कल हट गया, जान का कुछ कम ज्यादा हो गया, बचेगा नहीं कोई, इतना ख्याल में रखना। बस ये मैटर में पूरी व्यवस्था कर दी गई है, और बहुत कुछ, ये तो थोड़ा सा बताया मैंने। और एक मैं बताता हूँ, एनआईए ने एक गलती की है। एनआईए ने सचिन वाजे के केस में उद्धव ठाकरे का कस्टडी लेना चाहिए था, और बहुत सारे राज खुलते थे। वो इन्वेस्टिगेशन आधा है, जैसा सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन आधा है, पूरा डोजियर आएगा अभी। तो वैसा ही एनआईए का मनसुख हिरेन का वो अंबानी के एंटीलिया के आगे जो रखा था पूरा आरडीएक्स वगैरह जो भी है, जिलेटिन, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन आधा है। जब तक उद्धव ठाकरे का नार्को टेस्ट नहीं होगा, वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। आपने अपने एफिडेविट में लिया है कि उद्धव ठाकरे का एनआईए ने जो जांच की थी मनसुख हिरेन का, वो आधा रह गया है और उसको कंप्लीट करवाया जाए, और उस केस में, मनसुख हिरेन वाले केस में ही पहले, सबसे पहले उसको इन्वॉल्व किया जाए, उद्धव ठाकरे को जांच करवाया जाए। मुझे चेक कर दीजिए, जो एफिडेविट है ना, हाँ, हमारे जज साहब ने बनाया है, मैंने नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए, 166 पेज का, लेकिन बनाया बहुत सुंदर है। मुझे एक बार वो चेक करने दीजिए, वर्ड लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन इसके बारे में सेपरेट एक लेटर तो हम शायद डिस्पैच हो भी चुका होगा आज एनआईए। नहीं तो क्या आप इस मामले में संपर्क करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री से कि एनआईए की जो जांच है वो अधूरी रही है मनसुख हिरेन वाले मामले में, और ये स्टैब्लिश हो गया है कि जिस अधिकारी के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी का गठन हुआ था, जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन अभी चलना है, और उनके कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट ने ये साफ कहा कि ये मर्डर में शामिल है। यस, मैं आपको भेजता हूँ ऑर्डर, मैं आपको वो ऑर्डर लगाया है इसमें, मैं भेजता हूँ आपको, ऑर्डर भेजता हूँ, वो पूरा कोर्ट किया है ऑर्डर पर। तो अब कौन सुन रहा है?
मैं मुंबई हाईकोर्ट के सभी 5 जजों से अपील करता हूं हाँ, कि ये आप, कंटेम्प्ट नहीं है, ये कंटेम्प्ट नहीं है क्या? ये कंटेम्प्ट नहीं है, मैं सभी 5 जजों से अपील करता हूं कि प्रेस में जाकर के बोल दिया। और आपका तो यही ऑब्जर्वेशन था कि आपको जो भी बोलना था कोर्ट के अंदर बोलना था, तो कोर्ट के अंदर तो 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आपने एफिडेविट में दे दिया है लिख करके उस जस्टिस के खिलाफ। लेकिन ठीक है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये 5 जज को हमारा शो आज का जरूर देखना चाहिए, जरूर से जरूर देखना चाहिए। और मैं भारत के 140 करोड़ लोगों से यह अपील करता हूं कि ये जो गुंडा है, ये गुंडा बाप बेटा उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, इस दोनों गुंडे बाप बेटे को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। और जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस दोनों बाप बेटे के साथ संबंध बनाए हुए है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी गुंडागर्दी कर रही है देश में। अगर इस दोनों बाप बेटे के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी का संबंध है, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी क्यों ना हो, अगर इस दोनों बाप बेटे के साथ, इस गुंडे बाप बेटे के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो मान के चलिए कि इस देश में अब राजनीति का शुद्धिकरण भी अत्यावश्यक हो गया है। और ये हमारे 5 जज को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई कंटेम्प्ट दिखाई। नहीं, जब हाईकोर्ट के सीनियर बेंच के ऑर्डर में ये लिखा है कि ये जुडिशियल इंक्वायरी में मर्डरर पाया गया, तो इसको जॉब में नहीं रख सकते, सस्पेंड करो। और 16 साल सस्पेंडेड है, 16 साल उसी ऑर्डर पे। तो फिर रहा, प्रोसिक्यूशन तो नहीं शुरू नहीं हुआ ना उसके खिलाफ, ये भी अद्भुत। नहीं, प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ था, पर और उसको बेल कैसा मिली ये भी बड़ा क्वेश्चन है, वो भी एक अलग इंक्वायरी का विषय, छोड़ दीजिए। लेकिन ये ऑर्डर एग्जिस्टेंस में रहते हुए, और जब ये कोई एविडेंस नहीं आया कि वो आदमी एक्विट हो चुका है, तो इसको जॉब में रीस्टेट करना, ये हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब को दिखता है कि नहीं दिखता है? एक दूसरा, बॉम्बे हाईकोर्ट का प्रिया गांवकर का जजमेंट बोलो और 10 जजमेंट बोलो, प्रिया गांवकर स्पेसिफिक है 2014 का। जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है, और ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, गैंगरेप और मर्डर का, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। और जो दूसरे केस में इंक्वायरी होती है उसमें भी 7 दिन, अपने 14 दिन से ज्यादा इंक्वायरी नहीं हो सकती है। तो आपके प्रिया गांवकर के जजमेंट को मुंबई पुलिस कमिश्नर ने नहीं माना, और मतलब उनका कहना है कि हम ठीक है अभी नहीं मानते, जब बाद में कोर्ट बोलेगा तब हम एफआईआर करेंगे। तो ये क्या आपका कंटेम्प्ट नहीं है क्या? क्योंकि आपका ही जजमेंट है, ली ग्रांड का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, गरवारे पेट्स का जजमेंट है 2010 का, कि अगर केस लॉ दिखाने के बाद में भी नहीं मान रहा है तो वो अधिकारी सेक्शन 2B ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में सजा का हकदार रहेगा। तो ये माननीय चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं दिखा क्या? ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने नीलेश नवलखा में गाइडलाइन दिया, जिसमें रोमिला थापर से लेके बाकी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजमेंट्स कोट किया। उसमें स्पेसिफिक लिखा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान में इन्वेस्टिगेशन के पेपर मीडिया को अधिकारी दे नहीं सकता। इसमें एसआईटी के अधिकारी ने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीवी9 मराठी को एसआईटी के स्टेटमेंट प्रोवाइड कराए, तो वो एसआईटी के अधिकारी आपके कंटेम्प्ट के दोषी नहीं है क्या? बाद में जो प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट है, वो प्रोहिबिटेड डॉक्यूमेंट यूज करके और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूज करके सतीश सालियान को डिफेम करना, वन साइडेड न्यूज चला के, और उसका जो वकील लड़ रहा है वो वकील को डिफेम करने के लिए उसके लिए न्यूज चलाना, ये आपका नीलेश नवलखा का गाइडलाइन। और दूसरा, दमयंती के केस का गाइडलाइन है, उसमें क्लियर कहा है कि ये ग्रॉस कंटेम्प्ट है, वकील को मतलब ऐसा ये करना कि वकील ने वो केस ना चला पाए, उससे केस से हट जाए।
या फिर वो क्लाइंट को, विटनेस को डराना, तो ये उसको बदनाम करना, तो ये कंटेम्प्ट होता है करके लिखा है। तो उस डायरेक्शन का कंटेम्प्ट हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब, आप उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक एडवोकेट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट खुद के हिसाब से, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 जो है, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान, तो उसके आधार पे। और एक सबसे चौथा इंपॉर्टेंट, मेरे खिलाफ में तो क्लियर कोर्ट ने बोला कि जो बोला सब सही है, सिर्फ इतना है कि बाहर बोलने के बजाय कोर्ट में बोलना चाहिए था पहले, और बाद में वहां बाहर बोल सकते थे। तो कोर्ट में तो हम 1 साल पहले बोल चुके हैं, एफिडेविट पे बोल चुके हैं, तो आपका वो जो चार्ज है मेरे खिलाफ का वो भी खत्म हो गया, ये हो गया, ग्राउंडलेस हो गया, छोड़ दो उसको। लेकिन यही संजय राउत, यही उद्धव ठाकरे के सामना में यही लोग मिलकर एक न्यूज छापते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट और ये कहा के पूरे सारे जजेस ये बेल देने का स्कैम चला रहे हैं, और खास करके एक ही पार्टी के लोगों को बेल देते हैं। दूसरा, यहाँ के कोर्ट ये सुलभ शौचालय टॉयलेट बन गए हैं, पैसे डाले बगैर यहाँ कुछ काम नहीं होता है। तीसरा, उन्होंने और क्या एलिगेशन किया कि सारा जुडिशियरी, सारे जजेस ये सत्ताधारी के जूते की नोक के नीचे है। चौथा, इन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के न्याय देवता के हाथ का जो तराजू है, लेडी जस्टिसिया के हाथ का स्केल, वो कचरे से, भंगार से, स्क्रैप में से उठा के लाया गया है। तो ये कंटेम्प्ट नहीं है क्या? इसका तो बाकायदा एफिडेविट पे पिटीशन हमने फाइल करके रखा है। तो वो तो हमारा, हम तो 2 कदम आगे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सचिन बाजे को कोर्ट मॉनिटर्ड, कोर्ट के हिसाब जुडिशियल इंक्वायरी हुई, उसमें सस्पेंशन मिला, उसके बाद आपने कोर्ट के आदेश कंटेम्प्ट करते हुए उसको अपॉइंट किया। चलिए, ये तो अधिकार, ये अपने अधिकार का प्रयोग किया, 2 गुंडा बाप बेटे, गुंडे बाप बेटे। अब ये 2 गुंडे जो बाप बेटे हैं, इनकी इस कार्रवाई को कोर्ट देख नहीं रही थी क्या? कोर्ट ने जब बचाव किया, कंटेम्प्ट छोड़ दीजिए, अभी आप कंटेम्प्ट तो हो गया कि उसको रिइंस्टेट कर दिया, वो कंटेम्प्ट हो गया, लेकिन जब अपॉइंट कर दिया तो कोर्ट के नोटिस में आया होगा, भाई ये तो कंटेम्प्ट हो गया, तो कंटेम्प्ट नहीं हुआ, उसके बाद कोई सवाल नहीं किया उसको। और हाँ बोलिए 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 बोलिए। जो बच्चा मरा है ना, ख्वाजा यूनुस शेख, उसकी मम्मी ने बाकायदा हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया, आज तक सुनवाई नहीं हुई उसकी। ख्वाजा यूनुस शेख, हाँ, उसकी मां ने फाइल किया हुआ है, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है कि भैया आप आदेश है वो और वो रिइंस्टेट हो गया। तो मैं अब ये कह, नहीं, मेरा एलिगेशन अभी सुनिए, अभी आपको चौंका देगा, और सुन लीजिए माननीय जज साहब, मैंने तो कफन बांध लिया है अपने सर पे, आप भेजिए मुझे जेल, आप भेजिए, मेरा कंटेम्प्ट करिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना यह आरोप लगाया जाए कि आपके नाक के नीचे सचिन बाजे को अपॉइंट किया गया और आपकी सहमति है उस गुंडागर्दी को बढ़ाने में, आप बढ़वा रहे हैं गुंडागर्दी। क्यों नहीं आपके ऊपर आरोप लगाया, क्यों नहीं लगाया जाए, बताइए। जब आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर यह आरोप लगेगा कि आप ऐसे गुंडा तत्व को प्रश्रय दे रहे हैं, आप गुंडा तत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, एक मर्डरर को बंदूक थमा रहे हैं, आप बंदूक, वो वर्दी में ऑफिशियल गुंडा बन करके घूम रहा है। क्या है, इसके लिए 2 चीजें है। एक कोर्ट है, देखिए, साइलेंस ऑफ गुड पीपल इज मोर हार्मफुल देन द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। Yes. This world suffered a lot because of silence of good people than the violence of bad people. उसके बाद में आईपीसी 107 क्या कहता है कि मैं अधिकारी हूं, मेरे सामने कुछ गुनाह हो रहा है और उसको रोका नहीं मैंने, तो रोका नहीं तो एक्ट ऑफ ओमिशन इज अबेटमेंट। Yes. मतलब मैं स्टैंड बैठा हूं तो मैं अबेट कर रहा हूं, तो ये 107 में प्रोविजन है। और इस पे लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, प्रतिमा महंती का।
तो ये जो है ना, ये चीजें का भी इसमें चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो अभी क्या है, बता रहा हूँ, अभी अपना उतना अपने पास में समय, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना नहीं है। अभी अपन 2-4 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जब बाद में ये विषय भी लेंगे, देखिए लीगली तो ये गलत है कि मतलब हाईकोर्ट फिर मैसेज क्या देना चाह रहा है कि उनके खिलाफ का कार्रवाई पेंडिंग में रहेगा, और जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर पहले कार्रवाई होगी। है कि वहां एफआईआर के लिए दिशा सालियान के पिता जा रहे हैं और हाईकोर्ट अभी डेट दे रहे हैं, सुनवाई हो रही है, अभी आएगी तो देखते हैं। अरे तो आपने सो मोटो क्यों नहीं लिया? पूरी मीडिया में चल गई कि दिशा के पिता जा रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने के, और सुनिए, मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं मिले, वो अपने डिप्टी को लगा दिया और अभी रिटायर हो गया। वो रिटायर हो गया। वो कह रहे थे कि भैया मुझे 15 दिन मेरा रिटायरमेंट बचा हुआ, मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं। बताइए, वही कंटेम्प्ट हो जाए तो हो जाए हाई कोर्ट का, लेकिन मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। ऐसा ही मैसेज है ना, और क्या? मैंने पूरा देश देख रहा है। हाँ, मोदी जी भी देख रहे हैं, मोदी जी भी देख रहे हैं, और श्रीमान अमित शाह जी भी देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, बड़े बड़े लॉयर भी देख रहे हैं, बड़े बड़े लॉयर, सेलिब्रिटी लॉयर भी देख रहे हैं। अच्छा, और एक देखिए ना, आप लेफ्ट इकोसिस्टम का ये देखिए। अरे भ्रष्ट पत्रकार बोलो, लेफ्ट इकोसिस्टम वाले भ्रष्ट पत्रकार बोलो जरा। हाँ, शर्म आ रही। हाँ, कितना करके वहां मुंबई में, कलकत्ता में जाकर के गए, अपनी पत्नी जहां से पत्नी को राज्यसभा में भेजे हो, बोलो जरा यहाँ पे जुडिशरी का कह रहे थे ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे वहां पे। बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? मुंह में पान चला। नहीं, अकाउंटेबिलिटी कब आती है? जब कोई राइट विंगर ग्रुप वाला अगर रहता है ना, तभी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आती है। अगर आप और जब अपोजिट पार्टी वाला कोई आरोपी रहता है ना, फिर उस समय इनको मतलब पैरालाइज हो जाता है ये, जैसा कि एनेस्थेसिया दे दिया, बेहोश हो जाते हैं लोग, सिलेक्टिव एमनेसिया। तो वैसा है। ठीक है। एक बात तो तय है कि मेन स्ट्रीम जो लेगेसी मीडिया है उसको तो अब जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं वो सिर्फ आलोचना की नजर से देखते हैं थोड़ी देर कि अब क्या ये झूठ फैला रहा है, अब क्या ये पाप कर रहा है, तो देख ही रहा है। और ऐसे बिके हुए पत्रकारों के सहारे काम कर रहे हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी कोलकाता का एक भाषण दे रहे थे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे। क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम हमारा खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप। और उनको ये नजर नहीं आ रही है कि यहाँ का जो सब कुछ चल रहा है। तो मैंने जो ये आरोप किया है माननीय जजेस के ऊपर कि आपको क्यों नहीं इसमें इसको आरोपी बनाया जाए, कि आप इनको प्रश्रय दे रहे हैं, सचिन बाजे जैसे लोग। नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वो विषय पे जाएंगे बाद में। अभी उसको फिर निकालना पड़ेगा कि कब न्यूज आई थी, उस समय चीफ जस्टिस कौन थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सब चीजें लेना पड़ेगा बाद में। वो ठीक है। तो और भी ग्रॉस इनजस्टिस है ना, जिसके आपने कहा कि ख्वाजा यूनुस शेख की मां ने पिटीशन लगाया है, उसकी सुनवाई ही नहीं। अरे आप गौर कीजिए बात नीलेश जी, कितनी गंभीर। आप एक गौर कीजिए, जिनका बेटे का मर्डर किया उस पुलिस अधिकारी ने और छूटे एक गवाह बनाया, बेचारा ने लड़ झगड़ के कोर्ट से ऑर्डर लिया और सस्पेंड हुआ। वो केस पेंडिंग है, पेंडिंग केस में ये बन जाता है सचिन वाजे, अपॉइंट होता है दूसरे दिन क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का स्पेशल पोस्टिंग, और फिर उसके अंडर में पूरा पुलिस फोर्स दे देता है, और उसका सर पे वर्द हंसता है उस समय के मुख्यमंत्री थे जो अपना क्या उद्धव ठाकरे का। तो वो आदमी के खिलाफ में ये बेचारे गरीब क्या लड़ पाएंगे, और क्या उसको सजा होने वाली है? तो इससे बड़ा अन्याय का क्या उदाहरण हो सकता है? कि वो तो एक बड़े पापी को, खूनी को बचाने का भी एक गुनाह है ना। तो ये तो हाईकोर्ट का कंटेम्प्ट है। मैं तो कहता हूँ ये भारतीय संविधान का खून है। ये इससे बड़ा भारतीय संविधान का मर्डर कौन सा रहेगा? तो ये जो है, ये दूसरे को बोलते हैं, ये सिर्फ ना इनकी नौटंकी क्या चलती पूछ रहा कि हाथ में ऐसा संविधान लेके आएंगे। ये सिर्फ दिखावे के लिए, दिल से मानो ना, संविधान को मानना है ना, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। फेयर ट्रायल का वो ख्वाजा यूनुस शेख की जो मम्मी है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, अभी हेरोल्ड केस में जा रहे हैं जेल, बारी आने वाले।
सारी। वो देखिए कैसा है, मेरा ये बहुत सिंपल मानना है। विपक्ष भी थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, नहीं, कंस्ट्रक्टिव नहीं, चाहिए। बीजेपी बीजेपी इस केस में बिल्कुल अनफेयर खेल खेल रही है और आपको नहीं मालूम है आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा अगर बीजेपी के लोग इसमें अगर 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 सतर्क नहीं हुए। नहीं सुनिए सुनिए, इसमें मेरे हिसाब से सरकार का उतना बड़ा गलती नहीं, थोड़ा गलती है। देखो, थोड़ा गलती है लेकिन उतना बड़ा गलती नहीं। क्यों क्यों बताता हूँ। ये केस को रीओपन इसी सरकार ने किया है, देवा हो के। बात ठीक है, अभी अब देखते हैं, अभी हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा जब कोर्ट का आदेश आए क्या होता है। और मैं बताता हूं, अगर ये सरकार नहीं रहती तो फिर जो अर्नब गोस्वामी के साथ में हुआ, जो अन्य हाँ, लोगों वही के होता साथ में हुआ, फिर इतना फ्रीली नहीं बोल पाते ना। फिर बोले आशुतोष पाठक पे एक्स्ट्रा केस करो, नीलेश ओझा पे दो। है। वो तो हम उस वक्त भी बोलते, ये दोनों लेकिन बाप वैसा बेटे से अर्नब डर सकते हैं, मैं नहीं डर सकता हूं। नहीं, दोनों वैसा बाप नहीं। बेटे से बात नहीं करने नहीं के लिए तैयार हूं, हमारे दर्शक तैयार हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करते, आपको डिरेल करने के लिए क्या करते, झूठा केस लगा दिया, उनकी पुलिस पहुंच गई बाद में। हाँ, पुलिस फोर्स भेजते। हाँ, तो मतलब ये तो, हाँ, अर्नब आसाम के हैं और हम बिहार के हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि के हैं हम। और ये इसका पूरा खानदान वहीं से माइग्रेट किया, ये भी हमको जानकारी है, किनका, ये ठाकरे का। वो मेरे ख्याल से दिग्विजय सिंह जो थे, उन्होंने कुछ आरोप लगाया था ना ऐसा, बोले हाँ, ये हाँ, वहां हाँ, से माइग्रेट होके आए। खास ये ये है, कहना चाहता हूं, टिप्पणी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, ये बात तो तय हो गई कि आपके खिलाफ जो इनका जो कैंपेन था वो भी खद पिट गया है और हम लोग ब्लो बाय ब्लो इनके एक एक चीज को एक्सपोज कर रहे हैं। और आज तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है दिशा के हत्या में और सुशांत की हत्या में, बहुत बड़ा कंस्पिरेटर है, खाली बेटा नहीं। ये तो आप समझिए कि माइंड ब्लोइंग है, ये जो आपने बड़ा एक्सपोजे किया है और उसको जो आपने साक्ष्य दिए हैं सचिन बाजे को सामने रख करके, ये देश की जनता को समझना चाहिए कि ये कितने बड़े धूर्त हैं। सामने जो इनका चेहरा है वैसा नहीं है जो पीछे में है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। हम अपने दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये लड़ाई क्यूबाइब नेटवर्क की तो है, नीलेश ओझा उनकी पूरी टीम की है, लेकिन ये लड़ाई आपके बगैर हम जीत नहीं सकते। आपका साथ जितना रहेगा हम इस लड़ाई को शिद्दत से जीत पाएंगे और जल्द से जल्द जीत। आप अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ, हम लाख परेशानियों के बाद भी इस लड़ाई को छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।